हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर एक बार बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए जुड़े। हम लोग इस समय पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आगे के क्लासों में जानने की कोशिश की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दल पद्धति के गुण एवं दोष, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ पार्टी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दल पद्धति के जितने प्रशंसक हैं उतने ही आलोचक भी। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना है, तो कुछ लोगों ने दल पद्धति का कड़ा विरोध किया है। इसीलिए दल प्रणाली के गुण एवं दोषों का विवेचन एकदम से जरूरी हो जाता है। दल पद्धति के कुछ निम्नलिखित गुण हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है राजनीतिक जागरण। राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक निंद्रा यानी कि बेखबरी को तोड़ते हैं और उसे जाने व अनजाने राजनीति में भाग लेने के लिए विवश करते हैं। निर्वाचनों के समय वे राजनीति के बहुत से छुपे और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और जनसाधारण भी उन विषयों से परिचित हो जाते हैं या हो पाते हैं। जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस दृष्टि से उदासीनता के वातावरण को दूर करने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक जागरण के मुख्य साधन कहे जाते हैं। यानी कि जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करने का काम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अब इसका दूसरा है निर्वाचन को यानी कि चुनाव को सरल बनाना। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय निकायों तक यानी कि निचले स्तर पर वार्ड सदस्य, ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम, इन सब चुनावों से लेकर केंद्रीय स्तर तक यानी कि आम निर्वाचन लोकसभा तक की बात करता है। ये लगातार निचले स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक लगातार कहीं ना कहीं निर्वाचन होते रहते हैं और निर्वाचनों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने का कठिन दायित्व राजनीतिक दलों का ही है। राजनीतिक दलों की वजह से मतदाताओं को वोट देने में बड़ी सुविधा और आसानी होती है। चुनाव के दरमियान देखते होंगे बूथ के आसपास राजनीतिक दल के लोग रहते हैं जो मतदाता सूची में लोगों का नाम वाम बताते हैं, जिससे आसानी होती है। इसके अलावे
वे निर्वाचन संबंधी ऐसे अनेक काम करते हैं जो दल के अभाव में सरकार को करने पड़ते हैं, जैसे समान नागरिकों को मतदान पद्धति समझाना, मतदाता सूचियों की जांच करना इत्यादि। अब इसका तीसरा है गुण, शासन को क्रांति से बचाना। राजनीतिक दल नागरिकों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श का काफी अवसर प्रदान करके क्रांति एवं निरंकुशता के अंकुरों को, यानी कि बीज की शुरुआत को आरंभ में ही खत्म कर देते हैं। अब इसका चौथा गुण है शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहता है। विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विरोधी दल सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। कई बार विरोधी दल सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेड़ देते हैं और उसे लोकमत के आगे झुकने के लिए बाध्य करते हैं। दरअसल विरोधी पक्ष को आलोचना करने की स्वतंत्रता देना इस बात की गारंटी है कि सरकार निरंकुश नहीं होती है। अब इसका पांचवा गुण है शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य, यानी कि तालमेल स्थापित करना। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में तालमेल स्थापित करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जहां शक्ति, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जहां शक्ति विभाजन का सिद्धांत व्यवहार में पाया जाता है, राजनीतिक दल विशेष रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है तो दल ही दोनों में तालमेल स्थापित करते हैं। संसदीय प्रणाली में भी दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब इसका छठा गुण है सामाजिक व राजनीतिक सुधार। अनेक राजनीतिक दल ऐसे लोक हितकारी या लोक कल्याणकारी एवं रचनात्मक काम भी करते हैं जिनका राजनीति से कोई खास संबंध नहीं होता है। कई राजनीतिक दल समाज सुधार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कांग्रेस ने स्त्री शिक्षा, मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दिया है। बात करें हम लोग अगर बिहार में भी, तो शराबबंदी भी एक सामाजिक काम ही है जिसका राजनीति से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो है। अब इसका सातवां गुण जो है राजनीतिक समस्याओं पर शोध। अनेक राजनीतिक दलों
के अपने शोध विभाग होते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान होता रहता है। कई राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समितियां भी नियुक्त करते हैं। इन समितियों के परामर्श से दल को अपनी नीति निर्धारण में सुविधा होती है। मैकाइबर के शब्दों में, राजनीतिक दलों के बिना ना तो सिद्धांतों की एकीकृत अभिव्यक्ति हो सकती है, यानी कि एक साथ एक स्वर में, ना नीति का क्रमबद्ध सिलसिलेवार से विकास, और न संसदीय निर्वाचनों की संवैधानिक प्रणाली का नियमित उपयोग, और इस प्रकार उन सारे संस्थाओं का अंत हो जाता है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल शक्ति ग्रहण करने या उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो ये थे दल पद्धति के कुछ गुण। अब बात हम लोग करते हैं दल पद्धति के अवगुण या दोष के, डिमेरिट के। राजनीतिक दलों के लाभों की विवेचना से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि हम राजनीतिक दलों के राजनीति को कलंकित बनाने वाला कार्यों से बेखबर है। दरअसल जहां राजनीतिक दलों की उपयोगिता है, वहां उनके दोष भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला दोष, जनता में देश यानी कि नफरत एवं कटुता पैदा करना। राजनीतिक दलों के कारण जनता में नफरत और कड़वाहट की भावना उत्पन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अपनी अपनी नीतियों को करने के चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वे जन जीवन में बेईमानी, असत्य, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता एवं अन्य बुराइयां फैलाते हैं। चुनाव के समय वे नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से भुलाकर झूठा प्रचार करते हैं तथा जनता को गुमराह करते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रश्नों पर एक तरफा विचार पेश करते हैं तथा अन्य दलों के नेताओं पर कीचड़ उछालते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं जिसके वजह से लोगों के बीच में नफरत और कड़वाहट की भावना उत्पन्न होती है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, दल सामान्य देशभक्ति की जगह क्रोध और कड़वाहट को स्थान देता है। अपने फायदे के लिए ऐसा वो करते हैं। अब इसका दूसरा दोष, देश की एकता पर आघात। दल देश की जनता को दो या अधिक भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितना ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए हों, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी अथवा गुटबंदी की संकीर्णताओं में उलझने वाले होते हैं, यानी कि संकुचन में। ब्राइस के अनुसार दल सिर्फ व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं, यानी कि संसद या विधान मंडलों को ही नहीं, बल्कि राष्ट्र को भी दो परस्पर विरोधी पक्षों में बांट देता है और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजित रूप पेश करता है। अब इसके तीसरे दोष के बारे में हम लोग
तीसरा दोष है इसका, सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा। मतलब अच्छे लोग जो हैं दल के वजह से क्या होता है कि वो काबिल आदमी भी उसकी उपेक्षा हो जाती है और कम सलाहियत वाले लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिल जाता है। तो उसी को आधार बना के सर्वोत्तम कहा जा रहा है कि सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा। दलीय शासन प्रणाली के अंदर केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं, बैठाए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। जो भी बहुत से अच्छे नेता जो विपक्ष में आ जाते हैं, उनकी सेवाएं शासन को रचनात्मक रूप में नहीं मिल पाती। अनेक बार श्रेष्ठ नेता दलीय दलदल में फंसना नहीं चाहते और साधारण तथा सस्ते नेता नेतृत्व संभालने का अवसर पा जाते हैं। इस प्रकार दलबंदी के फलस्वरूप किसी भी देश को वहां के योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। अब इसका चौथा दोष है विरोध के लिए विरोध, यानी कि हर तरह की चीजों पर सिर्फ कुछ भी हो, सरकार या बहुमत कर रही हो तो उस पर विरोध करना जरूरी हो जाता है। मतलब सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध, इसी बात को वो कहता है कि विरोध के लिए विरोध। दल पद्धति का एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि विरोधी पक्ष उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्य का विरोध करता है। विरोधी पक्ष शासन के उन कार्यों की भी आलोचना करते हैं जो लोक हित की दृष्टि से एकदम आवश्यक या जरूरी होते हैं। बराइच के शब्दों में संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाता है जहां वाद विवाद और आपसी झगड़ों में जनहित भुला दिया जाता है। इसके पांचवा दोष है अधिनायक तत्व को प्रोत्साहन, यानी कि अधिनायक तत्व एक व्यक्ति या तानाशाही जैसे चीजों को प्रोत्साहन। दल पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुमत दल की सरकार बनती है। बहुमत दल उसे जनता की सरकार बताता है। इससे अल्पमत की उपेक्षा होती है, यानी कि बहुमत दल जब किसी दल को पूरा बहुमत मिल जाता है तो वो क्या कहते हैं कि ये तो जनता की सरकार है, तो उनको अपनी मनमर्जी करने का छूट तो दिया नहीं जाता, लेकिन वो समझते हैं कि अब हम कर सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में तो बहुमत की सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री की तानाशाही ही स्थापित हो जाती है। जैनिंगस के अनुसार जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ है वह कुछ समय के लिए अधिनायकवाद स्थापित कर लेता है। ऐसा होता है, ये इतिहास है भारत में भी। इंदिरा गांधी के जमाने में भी फुल बहुमत रहने पर, राजीव गांधी के जमाने में भी फुल बहुमत रहने पर, और आज अभी मौजूदा सरकार भी यही बात को कहती है कि इतना बहुमत है, ये तो जनता की सरकार। अब चलिए इसका छठा दोष के बारे में हम लोग जानते हैं। दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। दलबंदी से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। निर्वाचन में एन केन परा रेन एक युक्ति है कि मतलब किसी भी तरह से अपने उम्मीदवारों को विजय बनाने के लिए दल हर भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं। चुनाव के दिनों में दल मतदाताओं में
खूब पैसा बांटते हैं। जब इतना पैसा खर्च करके दलीय प्रत्याशी विजय होता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से अनेक तरीके से दल को लाभ पहुंचाता है। अमेरिकी राजनीति में पाई जाने वाली लूट प्रथा, स्पॉयल सिस्टम, दलीय भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। अब हम लोग इसका 7वां दोष के बारे में जानते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। दल व्यवस्था में पाए जाने वाला अनुशासन व्यक्ति की आत्मा तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। दल के सदस्यों को कई बार अपनी स्वतंत्र इच्छा को दबाना पड़ता है तथा उन्हें दलीय सचेतकों यानी कि पार्टी व्हिप के आदेशों का पालन करना पड़ता है। असल में आजकल दल संबंधी सारे निर्णय उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा लिए जाते हैं और समान सदस्यों की कोई आवाज नहीं होती। लिकॉक के शब्दों में दल प्रणाली उसी व्यक्तिगत विचार और कार्य संबंधी स्वतंत्रता का हनन या दमन करता है जिससे लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है। तो ये थे दल पद्धति के गुण और दोष। फिर अगली बार अगले क्लास में।